Sound is a mechanical wave because it needs a medium to travel. ठीक है, साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, इसीलिए वो मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव्स के कृपया 4 एग्जांपल दो, जैसे जानने के लिए कि तुम पढ़ के आती हो ऐसे ही टैलेंटेड नहीं है, कोई बात नहीं। श्रेया, नॉन मैकेनिकल वेव्स का एक एग्जांपल। लाइट को मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए? Now, Arpit, what is amplitude? हाँ निखिल। So the maximum displacement from its mean position To either side is known as amplitude. Crest क्या होता है? So crest is the maximum displacement in the negative. अच्छा बता रहे, हाँ बोलो। So the maximum positive displacement in the positive side is A maximum displacement of wave in positive side. It is called the location. जो उसकी पोजीशन है उसे क्या कहेंगे? ओके, इतनी बात हो गई। अब हम देखेंगे कि sound needs medium to travel if density of medium is more, अगर डेंसिटी मोर होगी then sound travels faster. जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा साउंड फास्ट चलेगा। ओके, अब जरा देखिए कि बताओ एयर में, वाटर में और एल्यूमिनियम में या मेटल में सबसे ज्यादा साउंड किस में फास्ट चलेगा? एल्यूमिनियम में। एयर में 330 है, वाटर में 1500 है और एल्यूमिनियम में ये 3000 हो जाता है। तो बहुत ज्यादा। इसकी लिस्ट तुम्हारे में दी गई 6,000 है ना? तो उसमें दी है कि एल्यूमिनियम में तो 6,000 हो जाती है। सो इन एयर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल लेस होती है, इन वाटर it is more and in metal या एल्यूमिनियम में it is highest. So sound, speed of sound is highest in metals. क्या तुमको ये बात मालूम है कि ये जो ट्रेन ट्रैक की पटरियों पर लोग कान लगा के क्यों सुनते हैं कोई चीज कि ट्रेन आ रही कि नहीं? ऐसे ही सुन रहे हैं। मान लीजिए ट्रेन आ रही है कोई, तो ट्रेन के लिए वो लोग यहाँ पर पटरी पे क्यों कान रखते हैं? यहाँ पे कान रखते हैं। अगर ट्रेन बहुत दूर भी होगी, मान लो 4 स्टॉप पीछे ही होगी, 4 रेलवे क्रॉसिंग, तो कान लगा के पता चल जाएगा कि आ रही है। हवा में तो देरी से उसकी आवाज सुनाई पड़ेगी, कई मूवीज में भी तुमने देखा होगा कि कान लगा के सुनते हैं। तो व्हाई इट इज सो? बिकॉज मेटल में चल के जल्दी आ जाएगी, और जब तक कि यहाँ पर आने में देर लगेगी, तो बच्चे ऐसे खेल करते हैं। नाउ सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम रीचेस टू योर ईयर? ये हो गया कि इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ठीक है। इट मूव्स अहेड एंड रीचेस टू अवर ईयर ड्रम में, ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा और फिर आगे हो जाएगा। तो ये कवर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल।
तो स्कूल बेल कैसे साउंड करेगी? नाउ व्हेन हैमर, उसमें एक हैमर होगा स्कूल बेल में, चाहे तो ये भी हो, ये लटका हुआ भी है तो भी तो उसमें वो बैंग करने के लिए एक हैमर ही रखता है। जो स्कूल बेल को बजाने वाला है उसके पास एक हैमर है कि नहीं, उससे भी बैंग कर सकता है। नहीं तो ये हैमर एंड बाउल भी है। अगर इलेक्ट्रिक बेल है तो भी उसमें ये जो चीज होती है इसको हैमर ही कहते हैं। ये तुम लोगों की जो भी बेल है वो भी हैमर ही है, ये इसको हैमर कहते हैं। तो जब ये इसको हिट कर रहा है तो व्हेन हैमर हिट्स, ठीक है, बाउल, आजकल तो यही आती है, यही वाली बेल होती है कि नहीं? व्हेन हैमर हिट्स बाउल तो क्या होगा? ए वाइब्रेशन इज सेट अप इन बाउल। इसमें क्या होगा? वाइब्रेशन इज सेट अप इन बाउल। फिर आगे क्या होगा? तो अगर हमारे स्कूल की बेल ऐसी लगी है, वास्तव में ऐसी लगी होती है, तो इसमें क्या होगा? दैट इज, दिस इज बेल, ये पीछे इससे पीछे कनेक्टेड है, दिस इज बाउल, और साथ में इस डिवाइस के आगे यहाँ एक हैमर है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक बेल। और इसमें दो वायर है, जो वायर किससे कनेक्टेड है? वायर इज कनेक्टेड विद स्विच। इसमें भी स्विच है, ये दो एंड है। अगर मैं इसको लगा दूं वायर को उसमें तो ये बजने लगेगा। हाँ, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों होता है उसका आपका सिस्टम है, लेकिन अभी हमें वो नहीं समझना है, सिर्फ साउंड के बारे में सोचना है। क्यों हटती है, फिर से क्यों टच होती बार बार, वो अलग बात है। तो क्या बात कहिए, बताइए। दिस इज हैमर, ये हैमर है। तो व्हेन हैमर हिट्स बाउल तो क्या होगा? व्हेन हैमर हिट्स बाउल देन बाउल वाइब्रेट्स, ये वाइब्रेट होने लगेगा। These vibrations are transferred to air particles। जो इसके चारों तरफ एयर पार्टिकल हैं उनको ये वाइब्रेशन ट्रांसफर कर देगा। तो अल्टरनेट कंप्रेशन इसके चारों तरफ होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा बोलो? अल्टरनेट रेयरफेक्शन चारों तरफ, हर स्कूल में हर क्लास में ये आवाज जाएगी। और फिर क्या होगा? कंप्रेशन होगा, और उसके बाद रेयरफेक्शन। तो अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इसके चारों तरफ सेटअप हो जाएंगे, वो आगे मूव करेंगे और वही हमारे ईयर तक पहुंच जाएंगे। सो इट ट्रांसफर्स इट्स वेव एनर्जी टू नियर बाई एयर पार्टिकल्स। नियर बाई एयर पार्टिकल को इसने वेव एनर्जी दी। नाउ अल्टरनेट compression and rarefactions are set up in air which propagates का क्या मतलब है? moves है। तो तुम्हें अगर आसान लगता है moves है, इस चैप्टर में कई बार propagate आया। propagation का मतलब है moves है, सही है। which moves ahead भी लिख सकते हो या फिर propagate in forward direction and reaches to us. Our ear picks up and we hear it with help of eardrum and brain. Our ear picks it up and as it is वाइब्रेशन सेंसिटिव इक्विपमेंट्स, हमारी बॉडी का कौन सा हिस्सा है? ईयर। वाइब्रेशन सेंसिटिव, सो वी हियर साउंड, इसलिए हम आवाज को सुन पाते हैं। उसको हम भेज देंगे, यदि हो सकता है हमने लोड कर दिया हो चैनल पे लेकिन भेजा ना हो, मैं देख लूंगा भेजा।
अगला देखिए, वाई आर, नाउ थर्ड क्वेश्चन कृपया बताएंगे, वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स? कोई बात नहीं, जस्मिता, हाँ बोलो। ये दो बार अभी अभी तो पूछ रहा था, फिर से नहीं, चलो। साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स एज, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहा जाता है क्योंकि इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सो एज इट नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स। सपोज यू एंड योर फ्रेंड्स आर ऑन मून, वुड यू बी एबल टू हियर? मयंक, आप अपने दोस्त निखिल के साथ चांद पर सैर करने गए हैं, तो क्या आप अपने दोस्त की आवाज सुन पाएंगे? ठीक है। नो, वी कैन नॉट हियर, एज साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, बट at moon there is no atmosphere, वहां तो कोई एयर भी नहीं है, no atmosphere, तो इसलिए हम नहीं सुन पाए। साउंड वेव्स आर, ये तो तुमको बात पता चल गई कि वेव मैकेनिकल भी होती हैं और नॉन मैकेनिकल होती हैं। वैक्यूम या फ्री स्पेस होता है, नो एटमॉस्फेयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस, कुछ भी लिख लो। सर नॉन मैकेनिकल वेव्स का लाइट के सिवाय और क्या टर्म रहेगा? और कोई नहीं। चलो, वेव्स दो टाइप की हो सकती हैं। कौन कौन सी टाइप की हो सकती हैं? On the basis of medium to travel and on the basis of oscillation, वेव का नेचर देखो, वेव को किस तरीके से फ्लो चार्ट बना जा सकता है? On the basis of mode of travel, और दूसरा है on the basis of nature of oscillation. तो मोड की कहां चलती है कहां नहीं चलती है, एक तो मैंने बता दिया कि मैकेनिकल है, और दूसरा कैसा है? नॉन मैकेनिकल, सही है। एक है, ये सही कह रहा है, लॉन्जिट्यूडिनल, एक है ट्रांसवर्सल। मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, लॉन्जिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्सल। मैकेनिकल वेव्स कौन सी हो गई? जैसे साउंड हो गई, वाटर वेव, उसको भी मीडियम चाहिए, वाटर को भी। रोप वेव को रोप भी उसका मीडियम। रोप वेव का मीडियम क्या है? रोप। और स्लिंकी का मीडियम क्या है? स्लिंकी खुद ही एक मीडियम है। और नॉन मैकेनिकल में क्या हो गया? लाइट। इसमें है इट नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, जबकि नॉन मैकेनिकल डज नॉट नीड। सन से अर्थ में लाइट आ जाती, कहाँ भी इसमें कुछ मीडियम है, अपने आप आ जाती। 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर है, नीड मीडियम टू ट्रेवल। लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स क्या होती है कि जो जिस तरफ जा रही है, जैसे मान लो कि हमने आवाज निकाली, तो जो आवाज आ रही है उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस हैं। मेरे तरफ से आवाज आपके पास आई, अब कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस का भी क्या उसी डायरेक्शन में ऑसिलेशन है। इफ ऑसिलेशंस आर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो
तो उसे क्या कहेंगे? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, मान लीजिए कि स्ट्रिंगी दोनों तरीके की वेव प्रोड्यूस कर सकती है। जरा आप देखें, देखो इसको पकड़ो पीछे, या पकड़ो, तो मेरे से ये वेव आदित्य तक जाएगी, लेकिन इसके जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है तुम देखना उसके ऑसिलेशन कैसे कैसे होंगे। क्या वो भी ऐसे ऐसे होंगे जिस डायरेक्शन में चल रहे, क्या उसी डायरेक्शन में ऑसिलेशन होंगे? ये देखो, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इस वेव को क्या कहेंगे? और अगर एक ट्रांसवर्सल होती है, हमने एनर्जी आदित्य को दी, लेकिन अगर इस तरीके से करें तो ये कौन सा बताओ? नाउ दिस इज ट्रांसवर्सल। इफ ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर, जो क्रस्ट है या ट्रफ है वो देखो ऐसे, स्लिंगी दोनों प्रकार की कर सकती है। एक है कि ऐसे करे, उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, सही है, इसको कहेंगे लेंथ वाइज। ऑसिलेशन लेंथ वाइज है, और अगर ऑसिलेशन परपेंडिकुलर हुए तो ट्रांसवर्सल। क्या कहोगी? चेक करो। अब तुम्हें शामिल ये बताना है, ये है ट्रांसवर्सल, कि रोप वेव ट्रांसवर्सल है कि लॉन्जिट्यूडनल? रोप वेव ट्रांसवर्सल है। रोप को तो तुम ऐसे नहीं कर सकते ना कि मान लो हमने उनको आयुष को पकड़ा दिया, खींच खींच के ऐसे करना, रोप में कुछ होगा? खींच के तो कुछ नहीं हो सकता, स्लिंकी में हो जाता है क्योंकि स्प्रिंग है। रोप में तो ऐसे ही हो सकता है, तो क्रस्ट एंड ट्रफ ऊपर नीचे जाएंगे। एनर्जी जा रही है आयुष तक, कुछ दिन पकड़ा था कि नहीं आयुष ने? एनर्जी गई आयुष तक, लेकिन क्रस्ट और ट्रफ कैसे मूव कर रहे थे? ऊपर नीचे। तुम चाहो तो पानी में कंकड़ डाल दो, वाटर वेव चली, थर्माकोल डाल दो, थर्माकोल ऊपर नीचे जाएगा, वाटर वेव आगे बढ़ेगी, लेकिन थर्माकोल अपनी ही जगह ऊपर नीचे होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि क्रस्ट एंड ट्रफ ऊपर नीचे हो रहा है। सो वेव्स आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, तो उसको कहेंगे ट्रांसवर्सल। देखिए जरा इस चीज ट्रांसवर्सल का मतलब है इट इज परपेंडिकुलर, लॉन्जिट्यूडनल का मतलब है लेंथ वाइज, और ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे होता है किसी चीज का। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री। जैसे मान लो अगर तुमने वेव को ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराया, तो इसके मीडियम के पार्टिकल कैसे जाएं? कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं हर पार्टिकल? रोप का ये हिस्सा ऊपर नीचे जा रहा है, रोप तो आगे नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होगा धीरे धीरे रोप मेरे हाथ से सब आयुष के पास चली, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन तुम हर पार्टिकल को देखो तो वो अपनी ही जगह तो ऊपर नीचे जा रहा है। जब मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ तो इस पार्टिकल की क्या स्थिति है? एक बार ऊपर जाएगा, और दूसरी स्थिति में जब मैं इसे नीचे ले जाऊंगा तो क्या यही वेव अब यहाँ नीचे नहीं हो जाएगी? तो उसी पार्टिकल को देखो, जो अभी ऊपर में था वही अब नीचे हो गया, तो अपनी ही जगह तो ऊपर नीचे होगा। एनर्जी किधर गई? इधर। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ऑसिलेशन किधर है? परपेंडिकुलर। एनर्जी इधर, और हर पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है? रोप ऐसे ऐसे करो तो हर पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है ना? सही कि नहीं? और जब मैं ऐसे ऐसे कर रहा था तो ऐसे केस में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ऐसे बन रहे थे। तो इस केस में क्या हुआ लॉन्गिट्यूडनल को, कि दैट इज कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस, ये ट्यूनिंग फॉर्म में बनेगी। तो कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफेक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, और इनके ऑसिलेशन कैसे होंगे? ये कंप्रेशन आगे मूव कर जाएगा, और अगला जो इसका ऑसिलेशन होगा, अगला वाइब्रेशन, वो नए कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस करेगा। जब मेरी आवाज तुम तक पहुंचती है तो तुम एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन रिसीव करती हो, तब तक मैं दूसरा ओरिजिनेट कर देता हूं, फिर तीसरा, मैं लगातार ओरिजिनेट कर रहा हूं कि नहीं? आई एम सेटिंग अप कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन व्हिच आर कंटिन्यूअसली रिसीविंग। तो वास्तव में ये ऐसे ऐसे आप तक पहुंच रही है। कंप्रेशन है, एयर को ही तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है। अगर एयर के पार्टिकल में तुम ऊपर नीचे करो तो अगला कहेगा अरे तुम करते रहो, हम का एयर को तुम क्या ऐसे ऐसे कर सकते हो? ये इतना भी करेगा तो भी ये कुछ नहीं होगा। इसको धक्का दो एयर को, तब जाके इसमें एक प्रेशर क्रिएट होगा। ऐसे करने से एयर में कुछ क्रिएट होगा क्या? रस्सी में दो जाता है, रस्सी तो पूरी बंधी हुई है। एयर को तो तुमको अगर एयर के थ्रू वाइब्रेशन सेटअप करना है, चाहे फ्लूइड के थ्रू करना है, तो आपको तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ही करना पड़ेगा। सो इसलिए साउंड कैसा है बताइए? एक साउंड लॉन्जिट्यूडनल वेव है कि मैकेनिकल वेव? मान्या
मैकेनिकल ये करेक्ट बोली। बोली सर लॉन्जिट्यूडनल भी है क्योंकि उसमें लेंथ वाइज वाइब्रेशंस भी हैं। अब मैकेनिकल इसलिए क्योंकि मीडियम चाहिए। बहुत वाइजली उन्होंने बताई चीजें को। ये बात समझ आ गई कि नहीं? साउंड मैकेनिकल इसलिए है क्योंकि मीडियम चाहिए, लेकिन उसका नेचर ऑफ ऑसिलेशन कैसा है? अरे ये तो जिधर जा रही उधर ही ऑसिलेट कर रही है, इसका मतलब ये लॉन्जिट्यूडनल भी है। दोनों अलग अलग चीजें बता रही हैं। एक है कि मीडियम के आधार पर, एक है उसके ऑसिलेशन के आधार पर। सही है? तो इसलिए इसके पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे है और वेव का प्रोपेगेशन कैसा है बताओ? सही? तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इसलिए लॉन्जिट्यूडनल वेव की जरा डेफिनेशन समझिए, फिर कुछ नेचर देखें। व्हाट डज इट मीन बाय लॉन्जिट्यूडनल वेव? अनुप्रस्थ तरंगे, दैट इज दोज वेव्स in which nature of oscillation या direction of oscillation is along किसके डायरेक्शन में? along the direction of propagation. propagation का मतलब जिधर वो जा रही, is along the direction of propagation. For example, साउंड वेव ही ऐसी है जो कैसी है बोलो? लॉन्जिट्यूडनल साउंड। अदरवाइज और किसी में ऐसा नहीं होता। रोप को भी मैंने करके देखा, वो ऊपर नीचे जाती है। वाटर में भी थर्माकोल ऊपर नीचे जाएगा, वाटर आगे जाती है। वाटर देखो कैसे है, ये वाटर ऐसे जा रहा है। अब बताना है तो बोलो, यहाँ अगर कहीं पर भी ऐसे रिपेल बन रहा है वाटर में, तो थर्माकोल रख दोगे तो वो ऊपर नीचे जाएगा कि आगे बढ़ता चला जाएगा? आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पर ऊपर नीचे करेगा। वेव आगे गई वो ऊपर नीचे क्रेस्टेड टप, नए क्रेस्टेड क्रिकेट। और बोलो स्लिंकी। स्लिंकी भी हो सकती है। स्लिंकी में अभी हमने करके दिखाया। स्लिंकी दोनों तरीके की है, दोनों करके दिखाया। चलिए अब हम देखेंगे ट्रांसवर्सल वेव क्या होता है। Transversal wave waves in which यह डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, इसे क्या लिखा जाएगा? डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। और जबकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है? क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के? ऐसे ही लाइट भी है। लाइट का यही नेचर, ट्रांसफर। तुमको क्या ये बात कभी भी बताई गई है कि when charge particle oscillates then the light radiates? और अगर ऐसा किसी ने बताया है तो क्या उनका नाम कभी तुम्हें जेम्स मैक्सवेल बताया गया है? जेम्स मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। सही है? तो चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट होता है तो उससे जो वेव निकलती है उसे लाइट कहते हैं। तो लाइट इस तरीके से चलती है। सही है? तो इसमें चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट हो तो उसमें से जो निकलेगी वो क्या होगी? लाइट। या हम लोगों ने उसमें भी देखा होगा रदरफोर्ड में, तो ऐसे निकलती लाइट चार्ज पार्टिकल। तो इसका ये क्या हुआ मान्या? ये चीज क्या? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और ये क्या है? ये ऊपर नीचे जो हो रहा है, सर ये डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। हर पार्टिकल अपनी जगह बस ऑसिलेट कर रहा है। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन and this is direction of oscillation. Waves in which direction of oscillation is perpendicular. देख लो perpendicular है, वो उधर जा रही जबकि ऐसे कर रहे हैं तो perpendicular हो गया। In which direction of oscillation
of particles is perpendicular to, आयु सेंटेंस पूरा करो, किसके परपेंडिकुलर है? mean position. बोलो अदिति। Sir, direction of propagation. Of wave to direction of propagation। जो थोड़ा लेट आए तो वीडियो देख लीजिएगा आयुष। सन ऑफ वेव। तो ऐसी स्थिति में पलक मुझे कुछ ट्रांसवर्सल वेव्स के एग्जांपल्स बताइए। Slinky. स्लिंकी कर ही रही थी, अभी देखा था ऐसे ऐसे भी होती थी। और बोलो, सही कह रही हो, रोप पे। और बोलो, लाइट। वाटर के विषय में आपका क्या विचार है? क्या पानी ऐसे ऐसे भागता है, ऊपर नीचे? वाटर वेव। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है कि साउंड वेव इज दिस एंड दिस। इसी तरीके से स्लिंकी वेव इज दिस एंड दिस। ठीक है। रोप वेव इज दिस एंड दिस। साउंड वेव का बताओ। मैकेनिकल एंड Longitudinal. मैकेनिकल एंड अर्पित, इसका बताओ स्लिंकी वेव का मतलब। ये अच्छा बता दिए। बोला कि सर अगर आप स्लिंकी में लिख रहे हैं तो तीनों लिख दो। बहुत बड़ी बात कही अर्पित ने। बोले पहली बात तो उसे मीडियम चाहिए, तो मैकेनिकल भी हुई, और इसके अलावा वो दोनों प्रकार के नृत्य कर सकती है। उससे शास्त्रीय संगीत पर नृत्य करवा लो या कथकली भी करवा लो। वो लॉन्गिट्यूडनल भी ऐसे ऐसे भी तो चल रही थी और ऐसे ऐसे भी चल रही थी। स्लिंकी देखा था कि नहीं, जब ये ऐसे ऐसे भी तो हो रहा था। पहली बात मैकेनिकल तो है, मीडियम चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल भी चल सकती है, ट्रांसवर्सल भी चला लो। सही है। तो ये अर्पित ने अच्छा बता दिया। नाउ स्लिंकी वेव इज मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडिनल एंड एक और अर्पित से पूछें। हाँ, लाइट के बारे में आप क्या बता रहे थे अर्पित? लाइट वेव बताओ। मैकेनिकल और ये अच्छा कहते बोले लाइट वेव सर कैसे मैकेनिकल हो जाएगी? उसको तो सर मीडियम ही नहीं। बहुत बड़ी बात है। 9th में भी कितना अच्छा बता रहे हैं। फिर से बताओ क्लास में। लाइट वेव इज, और दूसरा क्या बताया था? ट्रांसवर्सल तो है, ये लाइट ही। तो ये क्या हुई? नॉन मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्सल। आयुषी बताओ वाटर वेव के बारे में। So water wave, mechanical, transverse. करेक्ट। वाटर वेव is mechanical and transversal। ये सारी बात होगी। तो हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया कि कौन कौन सी वेव्स क्या क्या होती हैं। ओके। कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी। पहले तो ये फिल इन द ब्लैंक्स ही पूछा जाएगा चारों। दूसरा साउंड लॉन्गिट्यूडनल है, पर जब हम लोग दिखाते हैं पिच तो फिर ऊपर नीचे वो इसलिए क्योंकि हमें डॉट डॉट बनाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही है बस। तो फिर ट्रांसवर्जन नहीं होती नहीं है बुक में जो बना है वो सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि डॉट डॉट दिखाने में इट इज वेरी टीडियस जॉब। ऐसे कई बनाने पड़ेंगे तो हम डॉट ही लगाते रह जाएंगे।
नाउ पहली चीज डिफाइन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्सल वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव, और एक और चीज है एम्पलीट्यूड। पिछली बार पूछा था फिर। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव, 1 ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव, 2 of longitudinal wave, and 3 of transversal wave। और ये सवाल नंबर 3 है। Question number 4. Show direction of propagation and direction of oscillation. In sound wave and rope wave. ये चीज बनानी है, और एक तुमको साउंड वेव का जो था वैसा बनाना है। Of sound waves. No. हुआ नहीं आपका, शांत हो गया। चलो, तो सबसे पहले चीज क्या है कि साउंड वेव्स को अगर हमें पता करना है तो उसके करेक्टर की साउंड कैसा है, साउंड लाउडर है कि साउंड उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि उसकी श्रिलनेस तीखी आवाज़ है, ये सब कहाँ से पता करते हो? साउंड बहुत फीबल है, धीमा है, साउंड बहुत ज़्यादा लाउडर है, श्रिलनेस ज़्यादा है, मेलोडियस है, नॉइजी है, म्यूज़िक है, इसके लिए कुछ फीचर्स पता हो तो आप कर सकते हो। तो किन फीचर्स पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि नॉइज है, कि म्यूज़िक है, कि लाउड है, कि श्रिल है ना? सो दैट इज नेचर ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नेचर, जब मैं कह रहा हूँ नेचर ऑफ साउंड तो तुम्हें समझना चाहिए कि वो नॉइज है या म्यूजिक है या लाउड है या श्रिल है, श्रिलनेस, ये सारी चीजें डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड
एंड स्पीड। तीन चीजों पर डिपेंड करता है, एक एक करके देखें। आपकी बुक में दिखाया गया है स्लिंकी का कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। इस फिगर को देखो तो इसमें दिखाया जा रहा है कि स्लिंकी कैसे मूव कर रही है, इसके कंप्रेशन एंड ये रेयरफेक्शन कैसे ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए लॉन्जिट्यूडनल है। तो ये बताया जा रहा है ऐसे ही साउंड वेव भी ऐसे ऑसिलेट करता है जैसे कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, इसलिए लॉन्जिट्यूडनल। व्हाट डज इट मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टेकिंग प्लेस पर सेकेंड इज कॉल्ड, हाँ बोलो लिखो, हाँ दैट इज नंबर, रेट भी कहा जा सकता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन हो उसे फ्रीक्वेंसी कहा जा सकता है। जैसे मान लो कि अभी देखो, फिर से एक बार दोबारा पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर जो वाइब्रेशन कराऊंगा, ये देखो एक सेकंड में ये धीरे धीरे है और जल्दी जल्दी कर जाऊं, मैं जितने वाइब्रेशंस कर रहा हूं शानवी की नजर के सामने से उतने वाइब्रेशन गुजर रहे हैं। समझ आई? मैं अगर फिर से समझो, मैं अगर 300 ऑसिलेशंस पर सेकंड अपने वॉइस बॉक्स से निकाल रहा हूं और मेरी आवाज की प्रीतिका तक पहुंच रही, तो जो रास्ते में जो मिलेंगे वो सब देखेंगे 300 ऑसिलेशंस जा रहे पर सेकंड। वो चाहे तो कान लगा के सुन भी ले, रास्ते में उन तक भी पहुंच रही है। इट इज रेडियल, सब तरफ जा रही है। तो मैं यहाँ जितने ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ तुम्हारी आंखों से उतने ही होंगे कि यहाँ इकट्ठा होंगे, वेट करेंगे, वेट नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा मैं बोल रहा हूँ कि आज हम आपको, तो यहाँ तक तुमने सुना, यहाँ वेट करा, अब आपको हिंदी पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, फिर धीरे आज उसके बाद ऐसा तो नहीं सुनाई पड़ा ना। जैसे हम बोल रहे हैं, इन द सिमिलर मैनर यू आर रिसीविंग द साउंड। तो साउंड कहीं पर स्टे नहीं करता है, या उसके कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन का स्टे थोड़ी ना कर रहे हैं, वो उसी क्रम में वैसे ही उसी रिदम में आपको मिलते जा रहे हैं। वॉट एवर इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाई ओरिजिनेटर, एनीबडी इन द पाथ ऑफ ट्रेवल एनकाउंटर्स द सिमिलर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। जितने मैं यहाँ प्रोड्यूस कर रहा था, क्या सानवी ने कहा नहीं 4 जा रहे हैं, यानी जहाँ ओरिजिनेटर वो 4 दे रहा है, जिसको मिल रहा है उसने कहा हाँ हमें भी तो 4 ही मिल रहा है। तो बीच का देखने वाला, ओरिजिनेट करने वाला और रिसीव करने वाला, सबको एक ही जैसा पैटर्न मिल रहा है कि नहीं? तो इसलिए जब मैं कहता हूं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, रस्सी में भी जितने मैंने किया उतने उसने रिसीव किया, बीच में जो देख रहा है वो देख रहा है, एक रिपेल गया, 2 3 4 निकल गए पर सेकंड, ये 4 बार दिख रहा होगा। अगर मैं 4 बार रस्सी ऐसे करूं तो रास्ते में जस्मिता देखेंगे 4 जा रहे हैं पर सेकंड, वहां 4 ही हुआ, तुमको 4 मिल रहे हैं, हाँ 4 मिल। सो नंबर ऑफ रिपल्स, oscillations passing through any point, it is also frequency. Number of oscillations done by originator, जो originate कर रहा है, it is also frequency. Number of oscillations एक सेकंड में जितनी बार वाइब्रेशंस किए जाते हैं। तुमको मालूम है कल मैंने ट्यूनिंग फॉर्क से जो किया था 480 वाइब्रेशंस हो रहे थे उसके प्रॉन्ग्स में, 480 वाइब्रेशंस, उसमें लिखा भी है 480 वो करता है, ठीक है? तो 480 वाइब्रेशंस हो रहे थे। तो मैं अगर कहूं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन। मैंने किसी ट्यूनिंग फॉर्क से सानवी 500 ऑसिलेशंस प्रोड्यूस किए, और ऐसा करने में मैंने 2 सेकंड का समय लिया। 2 सेकंड मैंने टाइम देखा, उतने में उसने कितनी बार ऑसिलेट कर लिया, टू एंड फ्रो 500 बार। क्या शानवी आप मुझे बताएंगी उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 250 ऑसिलेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में जितने बार हो रहे हैं। तो 500 ऑसिलेशन कितने सेकंड में? 2 सेकंड। एक सेकंड में कितना? 250 So 250 oscillations
पर सेकेंड। ऑसिलेशंस पर सेकेंड को दूसरा क्या कहते हैं? दैट इज हर्ट्ज। हेनरी हर्ट्ज के नाम पे एक साइंटिस्ट है, और यह 250 Hz भी लिख सकते हो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी? number of oscillation per time per unit time. आप यूनिट टाइम बोलो, अपॉन टाइम लिखो। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। अब देखो, दिस इज फ्रीक्वेंसी। नाउ अब हम देखेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब है दैट इज मैक्सिमम of particles from its mean position to either side is called amplitude. देखो अदिति, ऐसा जरूरी नहीं है कि एम्पलीट्यूड इस वाली वेव में ही हो। जैसे मैंने ऐसे बना लिया, हर पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर का है और ये नीचे का है। इन दोनों को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, ये एम्पलीट्यूड है। वैसे और भी डिस्प्लेसमेंट है, अलग अलग पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से अलग अलग है। सिर्फ कुछ ही पार्टिकल यहाँ है, बाकी तो सब ऊपर नीचे ही है, तो सब अलग अलग डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उससे क्या कहोगी? इसी तरीके से जब साउंड वेव है तो वो आगे पीछे चल रही है, वो आगे भी बढ़ती जा रही है, ऐसे चल रही है, तो हर पार्टिकल कुछ ना कुछ जा रहा है। जैसे देखो, मैंने बोला यहाँ की एयर क्या हो गई? वाइब्रेट की, उसने आगे वाली एयर पार्टिकल को धक्का दे दिया, और धक्का देने के बाद खुश होकर लौट आई कि मैंने तो धक्का दे दिया, लौट आई। पीछे वैक्यूम क्रिएट हो गया भाई। जब वो आगे जाएगी अचानक तो क्या पीछे की एयर नहीं हो जाएगा? उसको भरने के लिए उसे लौटना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ से और एयर मारी तो उसे फिर आगे जाना पड़ा, तो वो धक्का दे के अपनी एयर उसको हिट करके, और जिसको हिट किया फिर वो अगले को हिट करेगी, वो वापस लौट आती है। तो पार्टिकल ऐसे ऐसे आ जा रहे हैं। कुंभ के मेले में अगर पुलिस वाला एक को धक्का मारे तो ये नहीं कि कोई चलता चला जाएगा, वो आगे वाले को धक्का देकर फिर आ जाएगा, क्योंकि पीछे की जगह तो खाली हो गई। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? सो इस तरीके से इसमें भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। हेलो, हाँ क्या? यहाँ तक की बात हो गई। एम्पलीट्यूड तुम्हें पता चल गया, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ऐसे जो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे भी मूव कर रहे हैं, वो धक्का दे के लौट आते हैं, तो अपनी मीन पोजीशन पे ही तो टकरा रहे हैं। कि ये नहीं कि यहाँ का पार्टिकल तुम्हारे पास कभी नहीं पहुँच रहा है, जो यहाँ है वो यही है, बस देयर आर ऑसिलेशन सेटअप। ये नहीं कि यहाँ पार्टिकल थोड़े से सब तक पहुँच रहे हैं, पहुँच थोड़ी रहे हैं, बस वो हिट कर देता है और फिर वो आगे चला जाता है। रियल फ्रैक्शन हो चाहे कंप्रेशन हो, जो कंप्रेशन का सेटअप है वही रियल फ्रैक्शन का सेटअप है। कोई भी चीज जो जहां भी, अब ये कहो जो अभी क्रेस्ट है वही अगले पल क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दो। ये पार्टिकल थोड़ी देर में, ये जो ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे आ जाएगा, और फिर ये जो ये है ये ऊपर चला जाएगा। समझो इस चीज को। वॉट एवर इज ट्रफ आफ्टर हाफ ऑसिलेशन इट विल बिकम क्रस्ट। जहां रेयर फ्रैक्शन है, मैं पीछे से यहाँ रेयर फ्रैक्शन, वो आगे चला गया, मैंने फिर से नई सेटअप की, उसको एनर्जी दे दी। इस तरीके से होता है, वहाँ प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। तो वॉट एवर इज कंप्रेशन, नेक्स्ट मूवमेंट इट विल बी रेयर फ्रैक्शन। तो पार्टिकल आगे पीछे आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे सेटअप, जैसे फ्लूट में नहीं होता है। तो यहाँ मान लीजिए अभी यहाँ क्या है, रेयर फ्रैक्शन है, लेकिन वही पार्टिकल जैसे बीच में रेयर फ्रैक्शन है, दोनों तरफ से आए, कंप्रेशन हो गया, फिर हट गए, रेयर फ्रैक्शन हो गया, फिर आए, दोनों तरफ से आ रहे हैं ना। हटने पे रेयर फ्रैक्शन, वापस आने पे कंप्रेशन। सो इट इज अल्टरनेट एंड इट इज कंटिन्यूअस, ये होता रहेगा।
जो इसका एम्पलीट्यूड है कंप्रेशन का, वही रेयरफेक्शन है। एम्पलीट्यूड तो समझ में आ गया ना, जो डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो, सो दिस इज एम्पलीट्यूड। व्हाट डज इट मीन बाय वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होता है? ये देखो, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव क्रेस्ट, ये ट्रफ है, और या फिर बिटवीन एनी टू सक्सेसिव क्रेस्ट, इसी को क्या कहते हैं? वेव लेंथ। इनसे यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? वेव लेंथ। फिर से समझिए कि व्हाट डज इट मीन बाय वेव लेंथ? वैसे तो अगर वेव बन रही है तो कुछ लोग कहेंगे भाई हमें तो एक वेव ऐसे पता चले। क्यों? क्योंकि यहां से फिर अगली वेव शुरू होगी, ऐसे होगी कि नहीं? और फिर वो अगली ऐसे आएगी, फिर यहां तक आएगी। जिस फेज में यहां से जगह छोड़े वहीं तक ये पहुंच जाए, यहीं तक पहुंच गई कि नहीं, फिर इसके बाद अगली की शुरुआत होने वाली, इसे एक वेव कहते हैं। इसकी लेंथ को क्या कहेंगे? इसकी लेंथ को क्या कहेंगे? वेव लेंथ। इसको कहेंगे वेव लेंथ। लेकिन पलक सोचो, मैं आधी वेव यहां से कट कर दूं और आधी यहां एक्स्ट्रा ले लूं, तो क्या वेव लेंथ में कुछ फर्क पड़ेगा? इतनी तुम हटा दो और इतनी यहां एक्स्ट्रा ले लो तो भी वही रहेगी। इसी तरीके से यहां से द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, इट इज कॉल्ड वेव लेंथ, लैम्बडा। इसे क्या कहेंगे? लैम्बडा। और यही चीज ये भी है, जो यहाँ के बीच की डिस्टेंस है, क्या वही यहाँ भी नहीं है? तो क्या लिख रहे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव crest or to successive trough is called wavelength. It is denoted by, इसको किससे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाई लैम्बडा। लक्षिता, वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी? सर मीटर। क्योंकि लेंथ है इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट इज मीटर। एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होगी? मीटर। फ्रीक्वेंसी की क्या होगी? सही है, बोलो। हाँ? लगातार। ये ना कह देना कि यहां से उधर वाले की लेंगे, यहां से आगे ना ले लेना, लगातार। सक्सेसिव, टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव, कुछ भी ले सकते हैं। यहां से जो डिप्रेशन से डिप्रेशन तक ले लो, या तुम इसके जो एलिवेशन से एलिवेशन तक, या कहीं से कहीं तक। जैसे पलक तो कहती है सर मैं यहाँ बीच से लूंगी और यहां से चली और यहीं तक आई, एक वेव हो गई। बिल्कुल सही, जिस फेज से छोड़ो वहीं तक ले लो, एक वेव है। सही है कि नहीं? यहाँ देखो, जिस फेज से छोड़ा वहीं ले लिया। तुम कौन है इतना यहाँ छोड़ा, यहाँ इतना ले लेंगे, तब भी तो वही वेव है। बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स इन सेम फेज, कोई दो लगातार पड़ने वाले पॉइंट जो एक ही जैसे ऐसे ऐसे चल रही कि नहीं? सही है। अब देखो, हमने तीन चीज आपको बता दी। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को आपने क्या कहा था, बोलो? न्यू। इसे पढ़ा कैसे जाता है? ये इसकी सिंबल है, इसे कैसे पढ़ा जाएगा? न्यू। ये सही, वी नहीं है, ये न्यू है। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। जैसे मास को हम कहते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? मास का सिंबल, उसकी भी तो एक सिंबल होगी, और यूनिट का भी अपना एक सिंबल होता है, यूनिट केजी। तो इसका खुद का सिंबल न्यू है और उसकी यूनिट है
HZ, दो अलग अलग चीज नहीं है यहाँ पे। अच्छा बताओ यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड को A से डिनोट करते हैं, A से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल a से भी डिनोट करते हैं, दोनों है। स्मॉल a कर लो। इट इज मीटर और वेवलेंथ क्या है? इसको लैम्बडा कहेंगे। टाइम पीरियड देखो, एक ऑसिलेशन में लगे समय को टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, उसे क्या कहेंगे? Period. टाइम पीरियड। ये देखो, ये यहां से चलेगा ये पेंडुलम, यहां फिर आ जाए, यहां जाके उसी फेज में आ जाए तो फिर लौटने को तैयार। सेम फेज बताया था कि नहीं पलक में, जहां जाके लौट आए और फिर आ जाए। इसको एक ऑसिलेशन कहेंगे। उस एक ऑसिलेशन तुम समझ गए, यहाँ गया आ गया, फिर से जाएगा तो वहीं जाएगा, जैसे गया था वहीं जाने को तैयार हो गया कि नहीं। ऐसा करने में इसको 2 सेकंड लगे। ये सिंपल पेंडुलम है। इस अगर ये 1 मीटर का हुआ तो अभी 1 मीटर नहीं है, अभी आधा मीटर है। सो 1 मीटर लॉन्ग वायर है, और अगर उसको तुम यहाँ से छोड़ो तो वहां तक 1 सेकंड में जाएगा और यहाँ तक है, तो एक ऑसिलेशन में इसको 2 सेकंड लग रहे हैं, तो इसका टाइम पीरियड बताओ। 2 सेकंड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, कितना समय लिया इसने वन ऑसिलेशन? यहां से वहां जाना, वहां से आना, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड हो गया। अच्छा मेरे हाथ का टाइम पीरियड बताओ, अगर मैं इस तरह से धीरे धीरे उठाऊं और फिर धीरे 5 सेकंड लगेगा, इसका टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। देखो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन is called time period। अब जरा देखिए कि if one oscillator complete कर रहा है, one oscillation in 0.1 second, 0.1 सेकंड में ही तुमको मैं मान लो ये स्केल ऐसे करूं, ये देखो स्केल है, 1 सेकंड में 10 बार ऑसिलेट कर चुका है। 0.1 सेकंड में ही इसने एक बार ऑसिलेट कर दिया, ऐसे कर दिया इसने 0.1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर 10 बार ही बच चुका, तो 0.1 सेकंड में इसने एक ऑसिलेशन पूरा किया। एक ऑसिलेशन इसने कितनी देर में पूरा किया? तो इसलिए इसका टाइम पीरियड क्या हुआ, समझ आई? अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, कंप्लीट्स 10 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड मान्य, इसका टाइम पीरियड बताओ। सर 0.1 इनका कहना है ये देखो सर कि 10 ऑसिलेशन 1 सेकंड में कर रहा है, सर इसका पता लगाओ ये एक कितनी देर में कर रहा है। अरे सर पता लगाओ इसका, 10 ऑसिलेशन तो ये 1 सेकंड में कर रहा है, ये बोले सर हमको 10 नहीं चाहिए, एक का पता लगाओ। ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये मान्य जाती है शानवी के यहाँ, तो कितनी फ्रीक्वेंसी में जाती है? क्या हर 3 दिन में जाती है कि हफ्ते भर में खीर खाने जाती है कि 6-6 महीने में जाती है? तो जितने समय में ये जाती और आती है उस टाइम इंटरवल का पता लगाओ, वही इसका टाइम पीरियड है कि कितने समय में खीर खाने जा रही है। समझ आई बात कि नहीं? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है? तुम्हारा स्कूल जाने का 1 ऑसिलेशन है, जाना और आना, तुम हर दिन ये कर रही हो, तो तुम्हारा टाइम पीरियड 1 दिन का हो गया। टाइम, ये बहुत अच्छी बात है इन्होंने बताई। जरा देखो इन्होंने क्या किया होगा कि 10 ऑसिलेशन कितनी देर में हुए बताओ? 1 second. आर कंप्लीटेड इन
1 सेकेंड, तो बोलो 1 ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड। तो 10 से डिवाइड करोगे कि नहीं? 1 सेकेंड बाई 10 ऑसिलेशन, तो कितना हो गया? 0.1 सेकेंड फॉर ईच ऑसिलेशन, पर ऑसिलेशन। इसे क्या लिखोगे? पर ऑसिलेशन। तो इसका टाइम पीरियड हो गया 0.1 सेकेंड। इसे कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। सही है? जब मान्या ने ऐसा किया तो इन्होंने कौन सा फार्मूला लगाया? चेक करो, यहाँ पे है फार्मूला। देखो, टोटल टाइम टेकन, मान लीजिए टाइम पीरियड को टी कहा जाएगा। टाइम पीरियड इट इज टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ वन वाइब्रेटर, इफ वन वाइब्रेटर, अगर एक वन वाइब्रेटर है, ऑसिलेटर है, तो इन 10 सेकेंड कंप्लीट्स 2 ऑसिलेशन। मयंक आपको बताना, इन 10 सेकेंड में वो 2 ऑसिलेशन पूरे कर रहा है। ठीक है? तो फाइंड इट्स टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कितनी देर में पूरा कर रहा है? बोलो निखिल। अच्छा बता। आप बोलो शांति। 5 सेकेंड। ये बहुत टेक्निकल है, आप भी बोलो। हाँ, दोनों ने, मयंक ने इन्होंने कहा सर 2 ऑसिलेशन 10 में कर रहा है, 5 में करेगा। ये लोग टेक्निकल लोग हैं। टेक्निक इन्हें पता है कि कैसे चीजों को टेक्निकल बनाए। एक ऑसिलेशन, एक आवृत्ति को पूरा करने में लगा गया हुआ काल ही उसका दोलन काल कहलाता है। एक बार में कितना? 2 किया 10 में, 1 5 में किया। ये 2 बार 6 महीने में गई है, 6 महीने में 2 बार गई, तो 3 महीने में 1 बार। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, दिमाग लगाने वाली बात है क्या? 2 ऑसिलेशन कितनी देर में? 10 सेकेंड। अब देखो, तो टाइम पीरियड क्या हुआ? दैट इज टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। हो सकता है शानवी ने ये दिमाग लगाया हो कि टोटल टाइम ऊपर रख लो और नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और इस वजह से वो सही बता पाएंगे। कैसे इन्होंने बता दिया कि 5 सेकेंड है? ये फार्मूला लगाया। सही है? कितना आ गया बताइए? 5 सेकेंड पर ऑसिलेशन। लो, अब इन्होंने दूसरी बात कर दी। इनकी भी बात बहुत अच्छी है। इन्होंने कहा सर इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालो जरा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? अभी हम लोगों ने कहीं फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखा है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। ठीक है, जरा इसमें लक्षिता वैल्यू तो प्लेस करो। सर 2 oscillations upon 10. 10 सेकेंड कितना आ जाएगा? Sir, 0.2 हर्ट्ज लिख लें। हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। sir, देख लो, लक्षिता ने टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, इनका 1 आ गया। आप लोगों का भी 1 ही आ रहा है। करो, व्योम का भी 1 आ गया। व्योम ने भी बोला हाँ से बोला। तो इतनी बात समझ आ गई? फिर से समझिए, टाइम पीरियड इनटू फ्रीक्वेंसी फार्मूला लगाओ। टाइम पीरियड का क्या फार्मूला है? टाइम जब पूछा जाए तो टाइम अपॉन ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो जो चीज पूछी जाएगी वही तो ऊपर रहेगी। तो टाइम की पीरियड का मतलब क्या हुआ? टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। और ये बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है पलक? number of oscillation. सही है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन
अपॉन टाइम। इससे क्या होगा, क्या कोई चीज किसी से कटेगी? ये इससे कट गई, ये इससे कट गई, तो क्या बना गया? यानी टाइम इनटू फ्रीक्वेंसी। यहां मल्टीप्लाई करके भी देख लो, फ्रीक्वेंसी इतनी है, टाइम मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। इससे क्या पता चलता है कि टाइम टेकन इनटू फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू T into टाइम पीरियड इनटू फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गई? 1। यानी T इंटू न्यू क्या हुई, बोलो? 1। तो इससे बताओ T किसके इक्वल है? 1 बाई न्यू। अगर तुम न्यू को उधर ले जाते हो और अगर न्यू यहीं रखते हो और T को उधर ले जाओ, तो टाइम पीरियड के 2 फार्मूले बताइए शानवी। 2 फार्मूले बताओ। टोटल टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। दूसरा कौन सा बता रही थी, बोलो, यहां से बताओ ना। सही है, 1 बाई फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड। अगर तुम 1/0.2 कर दो, देख लो यही आएगा, करके देख लो, यही है। अब मुझे अर्पित तुम फ्रीक्वेंसी के 2 फार्मूले बताओ। और न्यू, हाँ सही कह रहे हो, 1/T यानी 1/, दोनों तुमने सही बता दिया। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम, इसी से ही पता चल जाता है कि इसका उल्टा है। तो टाइम फ्रीक्वेंसी का उल्टा और फ्रीक्वेंसी टाइम का उल्टा, तभी तो ये ऐसे लिखा जा रहा है, इनवर्स है एक दूसरे के। अपॉन टाइम टेकन और दूसरा क्या है 1 अपॉन दैट इज टाइम पीरियड। इतनी बात समझ आ गई ना? 2-3 चीजें आपको से कराई जाएंगी। डिफाइन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इसके अलावा वेवलेंथ, राइट यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या ये फार्मूला यूनिट नहीं सही? आप तो यूनिट पूछिए, फ्रीक्वेंसी के हर्ट्ज बताना, टाइम पीरियड के टी बताना। यूनिट नहीं, ये सब फार्मूले हैं। यूनिट में तो ये सब आएगा, मीटर, सेकंड, हर्ट्ज, ये सब आता है। ठीक है, अब देखो, राइट टू फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। शो वेवलेंथ इन डायग्राम। वेवलेंथ कहां से कहां तक है, तुमको कोई पता है? ये वेवलेंथ कहां से कहां तक है? ये चीज क्या कहलाएगी? लैम्डा। और यहां से यहां तक भी क्या कहलाएगी? लैम्डा। बात समझ आ गई? ये चारों सवाल हम अगली क्लास में करेंगे।